नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है डॉक्टर वशिष्ठ सम्राट। मैं हूं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के। जैसा कि आपको ज्ञातव्य होगा, अभी तक में हमने पढ़ा दिए आपको कि नेशनल इनकम होता क्या है। नेशनल इनकम का बैकग्राउंड पढ़ाए आपको हम। नेशनल इनकम पहली बार भारत में कब आया था, पहली बार प्रयास किसने किया था, और उसके बाद हम आपको पढ़ाए थे कि पहली बार साइंटिफिक रूप से इसकी गणना किसने किया था। तो आपको याद भी नहीं होगा। तो आइए हम लोग डालते हैं हेडिंग आगे, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक, तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में बच्चों ये 3 सेक्टर आता है, जिसमें कि हम कल डिस्कस भी किए थे। पहला आता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा आता है सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा आता है टर्शियरी सेक्टर। तो बच्चों हम बताए थे प्राथमिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में बच्चों जो आता है वो क्या आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक जितने भी वस्तुएं हैं, प्राकृतिक संसाधन जितना भी है, कच्चा माल जितना भी है, वन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, कबूतर, बकरी, गाय, भैंस, जितना भी दिमाग में आता है आपको, सब जो आता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। खनन हो गया और माइनिंग हो गया, ये सब जो है ये किस में आता है, सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो ये आपको याद रखना है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, खनन, मत्स्य पालन, वन, कृषि, चाय बागान आदि। ये सब जो है किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। और प्राथमिक क्षेत्र में एक चीज और आपको याद रखना है बच्चों, वो होता क्या है कि इसमें प्राकृतिक संसाधनों का, इसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा इस्तेमाल किया जाता है। और ये तो इस्तेमाल किया ही जाता है, साथ ही साथ पूर्ण रूप से ये प्राथमिक क्षेत्र जो है ये पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर होता है। तो ये भी आपको याद रखनी है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपको ये सब याद रखना है, क्योंकि हम आगे जो है पढ़ाएंगे, जो जब जीडीपी, एनएनपी और नेशनल इनकम जो आपको बताए, तो उसमें ये सब का सबको जब जोड़ दिया जाता है तभी जो है उसका जीबीए जब पढ़ाएंगे आपको, ग्रोस वैल्यू एडेड, तो उसमें आपको बताया जाएगा। और ये सेक्टर है इकोनॉमी का, तो इससे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है। जैसे पूछ दिया था पिछले बार, पेट्रोल किस में आता है, प्राथमिक की, द्वितीय की, तृतीय क्षेत्र में। अब एक फैक्ट है बच्चों, आपको याद रखनी है, प्राथमिक क्षेत्र पर जो है लगभग
53% लोग आश्रित है, और ये जीडीपी का जो है 17% योगदान करता है जीडीपी में। लोग सबसे ज्यादा आश्रित किस पे है? प्राथमिक क्षेत्र पर, लेकिन जीडीपी में योगदान इसका मात्र 17% है। अब अगला चलते हैं बच्चों, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र जिसको कहा जाता है। सेकेंडरी सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इसमें कच्चा माल का सीधा इस्तेमाल किया जाता है। और द्वितीयक क्षेत्र से तात्पर्य यह भी है बच्चों कि कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है, तीसरा, इसमें जितने भी विनिर्माण, निर्माण, ये सब जो है इसी के अंतर्गत आता है, और विद्युत, गैस, जल आपूर्ति आदि शामिल इसी में है। विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति आदि को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक, और सबसे अहम बात, सेकेंडरी सेक्टर में अत्यधिक निवेश की आवश्यकता होती है। अत्यधिक निवेश की आवश्यकता होती है, ये आपको याद रखनी है। और जीडीपी में इसका योगदान जो है बच्चों, वो है मात्र 29%। मात्र नहीं, मतलब ज्यादा ही है प्राथमिक क्षेत्र से। %29 है, ये फैक्ट है, इसको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखनी है कि सेकेंडरी सेक्टर जो है क्या करता है, जितने भी प्राकृतिक रूप से जितने भी वस्तुएं हैं, कच्चा माल है, वो सीधा इसका जो है इस्तेमाल करता है। किसमें? निर्माण, विनिर्माण, उद्योग, जैसे ब्रेड सब जो है क्या है, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमको ब्रेड बनाना है, ठीक, तो ब्रेड बनाने के लिए क्या चाहिए? गेहूं, चीनी और मैदा, जो भी है इनका कंपोनेंट्स। तो गेहूं, ये चीनी, ये सब कहां से आता है? पहले गेहूं सीधा किसान से लेके आएगा। तो किसान क्या है? कृषि करता है उसका। तो कृषि किस में आया था? प्राथमिक उद्योग। तो इसमें जो है बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र का जो है सीधा इस्तेमाल किया जाता है इसमें सेकेंडरी क्षेत्र में। तो प्राथमिक क्षेत्र की जितनी वस्तु है इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है सेकेंडरी क्षेत्र में, और सेकेंडरी क्षेत्र का टर्शियरी क्षेत्र में। तो तीनों जो है लिंकअप है। तो सेकेंडरी क्षेत्र में आपको याद रखना है, जितने भी आपको उद्योग धंधा,
बेकरी जो भी है आपको आमने सामने दिख रहा होगा, ये सब के सब जो है वो किस में आता है, द्वितीयक क्षेत्र में। ये आपको याद रखनी है, समझ गए ना। और ये जो है इसको भारी उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें निवेश की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको जो है भारी उद्योग सब जितने भी है सब इसी में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में। अब हम लोग चलते हैं तृतीयक क्षेत्र पर, टर्शियरी सेक्टर पर। टर्शियरी सेक्टर जिसको हिंदी में बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र। अब तृतीयक क्षेत्र कहने का क्या हुआ तात्पर्य, तृतीयक क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सेवा का जो है आदान प्रदान होता है, सेवा का आदान प्रदान होता है। अभी पता चलेगा कैसे आदान प्रदान होता है। मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि हम पढ़ा ही रहे हैं आपको जो पढ़ा रहे हैं बच्चों, तो हम कोई गुड्स तो दे नहीं रहे हैं, आपको सेवा दे रहे हैं। कैसे, उस सेवा का हमको आप पे कर रहे हैं, मतलब उस वर्क का आप हमको पैसा दे रहे हैं। ऐसा पढ़ा रहे तो ऐसा थोड़ी ना हाथ में दे दे रहे हैं, ये पढ़ाई है ले लीजिए हाथ में, तो वो तो फिर गुड्स हो जाएगा। तो हम आपको सेवा दे रहे हैं। और सेवा में एक चीज़ और याद रखिएगा बच्चों, सेवा जब भी होगा तो उसमें पे किया जाएगा। पे मतलब उसका कुछ ना कुछ कीमत होगा, समझ गया ना। तो वो जो है सेवा हुआ। और गुड्स, सेवा को जो है हम टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन गुड्स को जो है हम टच कर सकते हैं, इसीलिए वो आता है किसमें, प्राथमिक क्षेत्र में। और सेवा क्षेत्र में क्या है, एक चीज और आपको याद रखनी है सेवा क्षेत्र में कि इसमें बीमा, बैंकिंग, परिवहन, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब जो है इसमें आता है टर्शियर सेक्टर में। एग्जाम्पल के तौर पर स्वास्थ्य, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम होता है, और जितनी भी सेवाएं हैं, ये सब जो आता है किसमें, टर्शियरी सेक्टर में। तो आपको याद रखनी है इसको। और आप देखते होंगे हम लोग जो बात करते हैं फोन पर, तो संचार भी जो है इसमें किसमें आता है, टर्शियरी सेक्टर में। तो ये सब आपको याद रखनी है बच्चों। और कभी कभी आप देखते होंगे सॉफ्टवेयर सब जो हम लोग यूज करते हैं, ये सब भी जो है टर्शियरी सेक्टर में आता है। तो टर्शियरी सेक्टर जो है, प्राइमरी सेक्टर में क्या था बच्चों कि इसमें लैंड की ज़्यादा आवश्यकता होता है, इसमें लेबर की ज़्यादा आवश्यकता होता है, साथ ही इसका एक ड्रॉबैक है, इन्वेस्टमेंट की भी जो है ज़्यादा आवश्यकता होता है। और सेकेंडरी में इन्वेस्टमेंट की जो है उसमें भी ज़्यादा आवश्यकता होती है। और टर्शियरी सेक्टर में जो है उतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं होता। ये एक तरह से क्या होता है, सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर का जो एक तरह से मदद करता है, ये मतलब प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का एक तरह से मदद करता है। जैसे मान लीजिए हमको ब्रेड बनाना है, ब्रेड बनाने की कंपनी डाले, तो हमको गेहूं चाहिए, चीनी चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा, पहले हम किसान के पास जाएंगे। किसान किस में आ गया, प्राथमिक क्षेत्र में, उनसे जो है गेहूं खरीदेंगे। तो गेहूं तो खरीद लिए, फिर उनको लाने के लिए भी तो कुछ प्रबंध करना पड़ेगा। तो लाने के लिए हम ट्रक, गाड़ी, रेलगाड़ी जिसका भी यूज करते हैं, तो वो ट्रक सब जो है परिवहन का साधन, वो सब आ गया तृतीयक क्षेत्र में। तो एक तरह से वो मदद करता है, समझ गए ना। और
जीडीपी में अगर इसका योगदान देखा जाए तो बच्चों 53% है, समझ गए ना। जीडीपी में इसका योगदान कितना है? 53%। ये भी आपको याद रखना। टर्शियरी में दो भाग में बांटा गया इसको गुड्स और सर्विसेज में। तो सर्विस का क्या होता है कि हम लोग पे करते हैं उसका भी, और सर्विस क्या हुआ, जैसे डॉक्टर जिससे हम इलाज करवाते हैं, टीचर जिससे हम शिक्षा लेते हैं, ये सब क्या है? सर्विस। और इसमें क्या होता है, लॉजिकल अगर सोचो तो पैसों का जो है लेन देन होता है, समझ गए। ये हो गया टर्शियरी सेक्टर। अब इसमें एक चीज और आपको याद रखना है, कुछ फैक्ट है। प्राथमिक क्षेत्र से जो है प्राप्त संपूर्ण प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त संपूर्ण आय की गणना, संपूर्ण आय की गणना उत्पादन विधि से किया जाता है। तो जितना भी प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होगा, संपूर्ण आय की गणना जो है उत्पादन विधि से किया जाएगा। कैसे? क्योंकि आपको हम शुरुआत में ही बता दिए थे, इसमें कच्चा माल सब जितना भी आता है, प्राकृतिक जितने भी संसाधन है, वो सब का जो है उत्पादन में किया जाता है। तो वो सेकेंडरी सेक्टर में जब जाते हैं तो इसको ले जाकर के वहाँ पर जो है उत्पादित करना प्रारंभ करता है। तो इसीलिए जो है जितने भी उत्पादन में खर्च हुआ तो वो सब का जो है कुल योग लिया जाता है और उसको जो है उसी विधि से जो है निकाला जाता है इसके आय की गणना। और पंजीकृत और विनिर्माण क्षेत्र के संबंध में आय की गणना, पंजीकृत और विनिर्माण क्षेत्र के आय की गणना एनएसएसओ द्वारा किया जाता है, एनएसएसओ द्वारा किया जाता है। और कैसे? उत्पाद या मूल्यवर्धन विधि द्वारा। ये भी आपको याद रखनी है। पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र के संबंध में आय की गणना जो है एनएसएसओ द्वारा उत्पाद या मूल्यवर्धन विधि द्वारा किया जाता है। और एक और फैक्ट पॉइंट है बच्चों। फैक्ट पॉइंट क्या है कि जितने भी विदेशों से प्राप्त होती है आय, सब जितने भी विदेशों से धन सब प्राप्त होता है, और शुद्ध आय जो होता है विदेशों से जो प्राप्त होता है, मान लीजिए जितना भी देश में कमाया और उधर से कमाया, दोनों का जो सब्ट्रैक्ट मतलब घटा करके जो निकाला जाता है वो शुद्ध आय हुआ। तो उसको जो है प्रकाशित कौन करता है? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को आरबीआई प्रकाशित करता है। ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि विदेशों से प्राप्त आय की गणना, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को प्रकाशित कौन करता है? तो आरबीआई करता है। और किस आरबीआई जो ये करता है तो किसकी मदद से करता है? सीएसओ की मदद से करता है। ये भी आपको याद रखनी है, समझ गए। भारत में राष्ट्रीय आय के
आंकड़ों का संकलन, प्रकाशन जितना भी है भारत में, जितने भी राष्ट्रीय आय का संकलन, प्रकाशन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन एवं प्रकाशन सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। यहाँ पे राष्ट्रीय होगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। तो भारत में जो है राष्ट्रीय आय का संकलन एवं प्रकाशन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखना है बच्चों। और ये जो है किस में आता है, तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है, जिसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भी कहा जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जो है NSO भी कहा जाता है। तो इसी के द्वारा जो है भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन और प्रकाशन किया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट पॉइंट है जो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, इसको जो है आपको याद रखना है, क्योंकि आपको फैक्ट ही पूछा जाएगा वहाँ पे। और साधन लागत पर जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये फैक्ट है, इसको आपको याद रखनी है। फैक्ट भी हम साथ ही साथ बताते जा रहे हैं। नया आधार वर्ष जो है, जैसे कि हम कल बताए थे, नए आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़ा पहली बार जो है कब किया गया था, 30 जनवरी 2015 को। 30 जनवरी 2015 को कौन किया था, CSO। इससे पहले क्या आधार वर्ष था, 2004 और 5। ये भी याद रखिएगा। ये 2005 आधार वर्ष कब लाया गया था, 2010 में। समझ गए? इसको भी जो है आपको याद रखनी है। ये सब फैक्ट है, इसलिए हम फैक्ट भी आपको बताते चल रहे हैं। और इससे पहले 2004-5 से पहले क्या था आधार वर्ष, 1999-2000। समझ गए? तो पहले 1999-2000 था, उसके बाद 2004-5 आया, उसके बाद 2011-12 आधार वर्ष आया। लेकिन लोगों का तो ऐसा मानना है, मतलब जितने भी अर्थशास्त्री हैं उनका ऐसा मानना है कि आधार वर्ष जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर चेंज होते रहना चाहिए। आधार वर्ष जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर चेंज होते रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि चेंज नहीं होता है। तो इसका मुख्य कारण जो है, इसमें सरकार भी कभी कभी इंटरेस्ट नहीं लेती है। और अभी का जो दौर चल रहा है, नई श्रृंखला में अब जो है क्या किया गया है, GDP एट फैक्टर कॉस्ट।
की अवधारणा को हटा दिया गया है और उसके जगह जो है जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट को जो है स्वीकार किया गया है। तो अब जो है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को जो है मार्केट रेट मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर ही जो है निकाला जाएगा। पहले क्या था, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पर जो है निकाला जाता था, लेकिन अब क्या कर दिया है सरकार, इसको जो है हटा दिया गया है और अब बोला है कि नहीं, अब जब भी रियल और नॉमिनल जीडीपी निकाला जाएगा वो मार्केट प्राइस पर ही निकाला जाएगा। इससे क्या होता था कि पहले जो है फैक्टर कॉस्ट पे जो है ये पता नहीं चलता था उनके इन्फ्लेशन के बारे में, तो इसीलिए सरकार जो है ये स्टैंड लेने का प्रयास किया है। और ये आकलन जब भी होगा वो होगा आधार वर्ष 2011-12 के आधार पर ही होगा। तो बच्चों आज जो था ये महत्वपूर्ण क्लास था सेक्टर का कि अर्थव्यवस्था में कितने सेक्टर होते हैं। तो आपको जैसा कि बताए हम 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब अगला क्लास जो होगा बच्चों वो होगा जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जीएनपी, ये सब पर जो है हम लेंगे, क्योंकि एक छोटा ही टॉपिक था इसलिए जो हम इतना ही आपको बताएं और ये कभी कभी पूछ दिया जाता है इसलिए हमको बताना मुझे आवश्यकता लगा। और आपको पता ही है कि अभी सरकार जो है पीपीपी मॉडल भी ले आया है और साथ ही साथ कुछ आपको ये भी याद रखना है कि लगभग 8 कोर सेक्टर है जो कि जिस पे जो है भारत की अर्थव्यवस्था निर्भर करता है, जिसमें कोल है, गैस है, फर्टिलाइज़र है, ये सब। तो कहीं ना कहीं ये सब सबसे ज़्यादा इसमें जो ग्रोथ कर रहा है फर्टिलाइज़र ही कर रहा है, उसके बाद सब कहीं ना कहीं डिक्लाइन होते जा रहा है। तो इस पर जो है सरकार को मतलब आवश्यकता है इस पर जो है ध्यान देने का, और ख़ास तौर पर जो है प्रधानमंत्री को इसमें जो है इनिशिएटिव लेना चाहिए। और साथ ही साथ आप इसमें देखिएगा इसी तीनों सेक्टर में कुछ जो है ऑर्गेनाइज्ड है, कुछ अनऑर्गेनाइज्ड है। तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपको याद रखना है कि जिसमें रूल रेगुलेशन और साथ ही साथ जिसमें सब कुछ एक व्यवस्थित माध्यम हो, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज ले लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल ले लीजिए, ये सब क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे कोचिंग हम पढ़ा रहे हैं ये तो अनऑर्गेनाइज्ड है। मेरा मन है कि हम इस टाइम लाइव आए या ना लाइव आए, वो मेरे मन पे बात करता है, क्योंकि इनका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। वही अगर कहीं पे काम करता है 10-15 से ज़्यादा व्यक्ति, और वहाँ पर क्या होता है कि सरकार का भी अब ये गाइडलाइन है कि उसको जो है ऑर्गेनाइज के श्रेणी में लाया जाए, क्योंकि वहाँ पर जो है रूल रेगुलेशन लागू हो जाता है। तो इसी सेक्टर के आधार पर जो है आपको ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज भी पता होना चाहिए। और साथ ही साथ कभी कभी आप देखते होंगे वर्ड पीपीपी मॉडल, प्राइवेट सेक्टर। तो ये सब जो है पीपीपी मॉडल में क्या होता है बच्चों कि उसमें प्राइवेट और पब्लिक, मतलब कभी आप जो अभी जो बात कर रहे थे प्राइवेट और पीपीपी, तो प्राइवेट तो एक तरह से क्या हुआ, स्वामित्व खुद का, और इसमें जो है दोनों पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों मिलके काम करते हैं। तो इसका जो है इसमें स्वयं यह फैसला लेता है, इसमें प्राइवेट और सरकार दोनों मिलकर के फैसला लेता है। और एक चीज आपको और याद रखना है, अभी जो सबसे ज्यादा जॉब दे रहा है वो कौन दे रहा है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो रेलवे और सेना, आर्मी, ये दोनों मिलकर के सबसे ज्यादा दे रहा है। और अनऑर्गेनाइज में एक चीज और आपको याद रखना है
सबसे ज़्यादा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो है कपड़ा उद्योग। तो ये सब कुछ फैक्ट है जो हमको लगा कि बताना आवश्यक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और अब जो है आप देखे होंगे रेलवे में जो है पीपीपी मॉडल पे जो है ले आया है। ये लाने का मेन पर्पस ये है कि पीपीपी मॉडल पे लाने का मेन पर्पस ये है कि प्राइवेट सेक्टर में आप देखते होंगे कि वहाँ पर जो है आपको अगर पैसा दे रहा है तो आपसे वो काम भी लेगा। और सरकारी में क्या होता है कि आप सरकारी नौकरी आपको हो गया तो आप एकदम एक तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। टाइमिंग क्या है आने का, क्या है, उसमें कोई लेना देना है। मान लीजिए एक स्वच्छता वाली बात करते हैं, जैसे आप देखते होंगे अभी रेलवे में सफाई जो करने वाले आता है तो वो सबसे फीडबैक भी लेता है, लेकिन वही सरकार का जो सफाई करने वो फीडबैक लेता है, नहीं लेता है। तो इसीलिए सरकार का ये मंतव्य भी था कि इसमें जो है प्राइवेट का जो है समावेशन किया जाए। इसीलिए अब देखते होंगे रेलवे में जो है प्राइवेट भी मिल करके उसमें काम कर रहा है। तो ये कुछ पॉइंट है, फैक्ट, इसको आपको याद रखनी होगी। पीपीपी क्या है, प्राइवेट क्या है। और एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि वो जो हम 8 कोर सेक्टर बताए जिसमें स्टील आता है, सीमेंट आता है, फर्टिलाइजर आता है, और साथ ही साथ आता है इसमें नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, रिफाइनरी, ये सब जो है कुछ 8 सेक्टर है। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था का एक तरह से रीढ़ है और इसको बढ़ाने का जो है काम कर रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, फिर अगली क्लास में मिलेंगे बच्चों। और इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विराम। और हमको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत तन मन धन से जो है लगे होंगे तैयारी में, और आप परीक्षा आपकी नज़दीक भी आ गई है। और जहां आपको लगेगा कमेंट के माध्यम से पूछते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।